Hello friends, today we are going to start a new chapter that is called Dissolution of Partnership Firm. अब हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप लोगों ने देखा होगा मेरा लास्ट सीरीज मैंने एनपीओ अपलोड किया था। इसके बाद अभी मैं डेसोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। तो डेसोल्यूशन में आज हम लोग पूरा उसका मीनिंग, डेफिनेशंस, व्हाट आर द रीज़न फॉर डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कितने टाइप के डेसोल्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं। फिर उसके बाद कल हम लोग उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो भी जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है वो देखेंगे और देन विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो लेट्स स्टार्ट। डेसोल्यूशन मीन्स, यहाँ पे आपको डेसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस बंद होना। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो बिजनेस बंद होना, दैट इज कॉल्ड डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन मीन्स वाइंड अप और क्लोज डाउन, जिसका मतलब ही वहाँ पे लिखा है, बंद होना। When business relations among the partner in the partnership firm comes to an end is known as dissolution of partnership। जब बिजनेस में जो पार्टनर्स है उनकी रिलेशंस बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में एंड हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। When one or more partners take decision to close the partnership firm, it's known as dissolution of partnership। जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर डिसाइड करते हैं कि उनको ये बिजनेस बंद करना है तब उसको हम लोग बोलेंगे डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ जब सारे पार्टनर या तो कोई एक पार्टनर डिसाइड करता है कि पार्टनरशिप फर्म मुझे बंद करना है तब ये बिजनेस बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। When all partners decide to discontinue the partnership firm, the result is on the dissolution of partner। अगर सारे पार्टनर भी ये बोले तो भी कंडीशन वही होगा। रिलेशन बिटवीन द पार्टनर इज रेफर्ड एज अ पार्टनरशिप। यहाँ पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। वाइल ऑल द पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म। जब सारे पार्टनर एक साथ होते हैं तो उसको बोला जाता है बिजनेस या तो फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म। डेसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डेसोल्यूशन होना अलग है और डेसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग है, तो दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। इन शॉर्ट, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे नॉट इंक्लूड इन द डेसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी पार्टनरशिप डेसोल्यूशन होना वो डेसोल्यूशन ऑफ फर्म का एक कंसेप्ट नहीं है, डज नॉट इंक्लूड इन द डेसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट डेसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स अ डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। याद रखना, यानी पार्टनरशिप फर्म बंद होता है इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस बंद हो रहा है, बट अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रहा है। ऐसे मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, देख ही सकते हो आप कि लीगल टर्म डेसोल्यूशन हैज मल्टीपल मीनिंग। डेसोल्यूशन मीन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेसोल्यूशन, जिसका मतलब होता है डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग। डेसोल्यूशन इज अ लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस बंद होने का एक लास्ट स्टेज हम लोग जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब उसके डेफिनेशन वहाँ लिखे हुए हैं। डेफिनेशन आप कोई भी पढ़ो और अच्छे से उसके वर्डिंग्स में कोई आगे पीछे मत करना। वॉट एवर द डेफिनेशन यू विल ईजी टू फाइंड आउट। आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ, वर्डिंग्स यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, तो मेक श्योर कि आपको डेफिनेशन अगर लिखना है तो प्रिसाइज वर्डिंग के साथ लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो 3 तो डेफिनेशन ये पेज पे दिए हुए हैं, आपको जो भी इजी लगे। मेरे हिसाब से मैं सेकंड बोल रहा हूँ, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन या तो लीगल एग्रीमेंट को मैं यहाँ पे एक एक्ट करता हूँ पास, जिससे मैं उस ऑफिशियल एग्रीमेंट को कैंसिल कर रहा हूँ, लीगल एग्रीमेंट को बंद कर रहा हूँ। ये सिंपल डेफिनेशन वहाँ लिखा था। अब आते हैं रीज़न पे कि क्यों पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, बिजनेस का। तो पहला है बाय वॉलेंट्री एक्ट ऑफ पार्टनर देमसेल्फ। जब पार्टनर खुद अपनी मर्जी से सोचते हैं कि भाई बिजनेस हमें बंद करना है, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि व्हेन द पार्टनर डिसाइड वॉलेंटरी टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। दूसरा है व्हेन द पीरियड ऑफ डिसोल्यूशन फर्म इज एक्सपायर्ड। नॉर्मली बहुत बार आपको पता होगा जॉइंट वेंचर बिजनेस भी होता है, तो वेन एवर द जॉइंट वेंचर बिजनेस होगा तब वहाँ पे वो जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप अगर हुआ होगा तो पार्टनरशिप जो है वो आफ्टर पर्टिकुलर ईयर्स या आफ्टर पर्टिकुलर वेंचर वो पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो अगर वो ड्यूरेशन वाला
टर्म के ऊपर हुआ है कोई पार्टनरशिप पर्टिकुलर ईयर्स के लिए, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट ईयर द पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड। दूसरा है पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर फॉर विच दे कैन बी फॉर्म। तो देखो मैंने अभी बताया कि कभी कभी वो वेंचर पे होता है, कभी वो ड्यूरेशन पे रहता है, कुछ कुछ टाइम के लिए होगा तो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद होगा, और अगर वेंचर पे होगा, वेंचर मीन्स कि जब वो कोई पर्टिकुलर काम के लिए जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है कोई भी दो बिजनेस के बीच में, तो जैसे ही वो वेंचर जो स्पेसिफिक काम के लिए वो पार्टनरशिप हुआ था, जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड। चौथा रीजन है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन रिजल्ट इनटू द रेजोल्यूशन। जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या तो सारे में से कोई एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो जाए, तब एज पर द रूल पार्टनरशिप फर्म को हमें बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये आपको याद रखनी, क्योंकि इसके ऊपर आपको सम्स भी है, इसमें एक मेथड है रेजोल्यूशन का जहाँ पे इंसॉल्वेंसी का टॉपिक भी आएगा। तो जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या तो किसी एक पार्टनर का भी इंसॉल्वेंसी प्रूव होता है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो बिजनेस बंद होता है। इनलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इनटू द डिसोल्यूशन, मतलब कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म इनलीगल बिजनेस करता है, इनलीगल मीन्स विच इज नॉट लीगल एज पर द लॉ। जैसे अगर मैं बात करूं गुजरात में, इन अ स्टेट ऑफ गुजरात द लिक्वर बिजनेस इज इनलीगल, क्योंकि वहां पे वो ड्राई स्टेट है। तो अगर कोई वहां पे पार्टनरशिप फर्म लिक्वर बिजनेस करता है देन इट इज फाउंड एज एन इनलीगल बिजनेस, अनलॉफुल बिजनेस, तो वो बिजनेस वहां डिसॉल्व हो जाएगा बिकॉज इट इज एन इनलीगल। चौथा सॉरी नेक्स्ट रीजन हो सकता है वहां पे पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग अ नोटिस फॉर 14 डेज, मतलब कि कोई पार्टनर अगर चाहता है एज पर हिज विल कि भाई मुझे ये बिजनेस अभी बंद करना है, तो वो अपनी मर्जी से 14 डेज का नोटिस दे के पार्टनरशिप बंद करने के लिए बोल सकता है, डिमांड कर सकता है। तो अगर कोई पार्टनर डिमांड करता है तभी भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकता है। इन एडिशन टू द अबव सर्कमटेंसेस, जो मैंने आपको ये नॉर्मल सर्कमटेंसेस बताया, उसके अलावा हॉनरेबल कोर्ट कैन बी ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर ऑन लीगल ग्राउंड। उसके अलावा कोर्ट जो है, इंडियन कोर्ट, वो कोर्ट भी अगर उनको कोई पार्टनरशिप फर्म के लीगल ग्राउंड के ऊपर उनको लग रहा है कि पार्टनरशिप फर्म सही तरीके से नहीं है, कोई लॉ ब्रेक कर रहा है या इनलीगल हो रहा है, तब कोर्ट अपने ऑर्डर के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो वहाँ पे लिखा भी है, गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट, पार्टनर बिकम एन अनसाउंड माइंड, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ऐसे रीजन से भी वो दे सकते हैं कोर्ट में। जैसे कि अगर वहाँ पे लिखा ही है कि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए या तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किसी पार्टनर ने तोड़ा है, पार्टनरशिप फर्म ने तोड़ा है, तब कोर्ट उसका फैसला देके पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने का ऑर्डर दे सकता है। अब जैसे मैंने आपको भी बताया था कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप ये दोनों अलग कंसेप्ट है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो मीनिंग, पहले तो इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि फर्म डिसॉल्व होगा ही, पार्टनरशिप डिसॉल्व होना उससे शायद बिजनेस फर्म डिसॉल्व हो, शायद ना भी हो, इसके लिए वहाँ लिखा है मे और मे नॉट इन्वॉल्व इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन दूसरा सामने फॉर्म में देखो क्या लिखा है, इट इम्प्लाइज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब भी फॉर्म डिसॉल्व होगा तो इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो रहा है। दूसरा नेचर, नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स, तो यहाँ पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना वॉलेंट्री है, पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको पार्टनरशिप रखना या ना रखना, दैट इज वॉलेंट्री। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वहाँ लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज वॉलेंट्री और कंपलसरी। कभी कभी वॉलेंट्री है, दैट इज पार्टनर को अगर चाहते हैं बिजनेस बंद करना तो कर सकते हैं, और कभी कभी कंपलसरी, जैसे हम लोग ने अभी आगे रीज़न देखा कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, तब वो कंपलसरी बन जाता है। तो वहाँ नेचर वॉलेंट्री भी है और कंपलसरी भी आएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, द बिजनेस कंटिन्यू हावेवर द पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्टनरशिप बंद होता है तो शायद बिजनेस आगे चल सकता है क्योंकि नए पार्टनर उसमें रिकॉन्स्टिट्यूट करके आ सकते हैं।
बट अगर बिजनेस इस डिसकंटिन्यू होता है तो कंप्लीटली बंद हो जाएगा, तो कंटिन्यू नहीं रह सकता। रिक्वायरमेंट, इट रिक्वायर रेवोल्यूशन ऑफ assets and revaluation of assets and liability for reconstitution of firm। तो यहाँ पे आपको assets and liability को रिवोल्यूशन करने मतलब कि उसकी रियल वैल्यू अभी की क्या है वो हमें फाइंड करनी होती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे हमें रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी करना होता है। मतलब असेट्स एंड लायबिलिटी को रियलाइज करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी को, जैसे कि असेट्स को बेचते हैं और उसमें से जो पैसा आता है उसमें से लायबिलिटी पे ऑफ कर, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। तो आपने आगे के जो चैप्टर देखे थे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो होता था रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो वहाँ पार्टनरशिप फॉर्म चेंज हो रहा था, पार्टनरशिप चेंज हो रहा था, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा था, कोई जा रहा था, डेथ हो रहा, तो वहाँ पर हम लोग ने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था। जबकि डिसोल्यूशन में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे रियलाइजेशन आएगा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में। नेक्स्ट है फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। इट डज नॉट रिक्वायर फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती पार्टनरशिप फर्म में, फाइनल क्लोजर नहीं होगा। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुआ तो यानी कि बुक्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये बिजनेस के नाम से कोई बुक नहीं रहेंगे, इसका मतलब यहाँ पे फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स होगा, एंड ऑफ अ बिजनेस। एंड लास्ट, कोर्ट ऑर्डर। अ कोर्ट ऑर्डर कैन नॉट डिसॉल्व अ पार्टनरशिप। कोर्ट ऑर्डर पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप के लिए नहीं आ सकता, पार्टनरशिप फर्म के लिए आ सकता है। तो पार्टनरशिप के लिए कोई भी कोर्ट ऑर्डर डिसॉल्व का ऑर्डर नहीं दे सकता, जबकि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है। तो ये थे कुछ पॉइंट जहाँ पे मैंने बताया आपको पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिफरेंट है। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं इसके, जो आपको यहाँ पे मुझे बताना है आपको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और डिसोल्यूशन फर्म। तो व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व एट all the assets are realized and proceed from it are to be paid for the liability of partnership firm. According to the Indian Partnership Act 1932 section 48, the liability are paid as per the order given below। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब भी पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो सारी असेट्स को हम लोग बेच देते हैं, रियलाइज करते हैं। बेचने के बाद जो पैसा रियलाइज होता है उस पैसे से हम लोग लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 के हिसाब से अब लायबिलिटी जो है वो बहुत सारे टाइप की होती है। तो कौन सी लायबिलिटी पहले पे करनी है और कौन सी बाद में, उसके लिए देखो ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर मतलब सबसे पहले आपको क्या पे करना है, उसके बाद क्या पे करना है और अब सबसे लास्ट क्या है। तो देखो वहाँ लिखा है सबसे पहले एज पर द ऑर्डर आपको जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस जो होगा लगेगा, यानी आपकी असेट्स बेचेंगे तो जो नीलामी होगा उसके लिए जो भी रिलेशन का खर्चा होगा, डिसोल्यूशन का प्रोसीजर का खर्चा होगा, वो सारा एक्सपेंस आपको पहले पे करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस टू बी पेड फर्स्ट। दूसरा, उसके बाद आपको थर्ड पार्टी लायबिलिटी, दैट इज आउटसाइडर लायबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो आपको सेकेंड पे करनी होगी। आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब जो थर्ड पार्टी है, जो कंपनी का नहीं, बाहर का पर्सन, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन फ्रॉम द अदर पार्टी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ऐसे सब थर्ड पार्टी जो होगी वो सब की सब आपको सबसे पहले पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो आफ्टर पेइंग ऑल आउटसाइड लायबिलिटी इफ देयर एनी सरप्लस कैश अवेलेबल होगा, तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा अगर कोई लोन फ्रॉम पार्टनर्स होगा, पार्टनर की ही कोई लोन बिजनेस ने ली होगी, तो टू बी पेड फॉर द लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। तो अगर पैसा बचता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करने के बाद, तो उस पैसे में से सबसे पहले पार्टनर्स की अगर लोन है तो पार्टनर की लोन हमें पे करनी पड़ेगी। इफ ऑल द पार्टनर्स लोन आर नॉट फुल्ली रीपेड ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड, दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रोपोर्शनेटली। तो अगर सपोज 2-3 पार्टनर के पास से लोन लिया गया है और कैश कम है, तो हम लोग उसके रेशियो के हिसाब से उनको पे करेंगे, क्योंकि पूरा पैसा हम लोग नहीं पे कर सकते, तो उनके रेशियो के हिसाब से हम लोग पे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी और सी 3 पार्टनर है और बिजनेस ने सपोज ए के पास से भी लोन लिया है 1 लाख का और बी के पास से 2 लाख का लोन लिया है, और हमारे पास सपोज थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करने के बाद बचता है 2 लाख रुपीज़। अब 2 लाख में हमें लोन कितना पे करना है,
ए को 1 लाख और बी को 2 लाख, यानी टोटल हमें पे करना है 3 लाख, जबकि हमारे पास ऑन हैंड है ओनली 2 लाख रुपीज़। तो ऐसा कभी हुआ तो 2 लाख को हम लोग क्या करेंगे, उनके रेशियो के हिसाब से, जो लोन रेशियो था उनका, ए का था 1 लाख, बी का था 2 लाख, यानी रेशियो क्या हुआ 1:2। तो हम लोग जो हमारे पास 2 लाख होगा उसको 1:2 रेशियो में बाइफरकेट कर देंगे। 1 रेशियो पार्ट जो होगा वो जाएगा ए को, और उसका 2 पार्ट होगा 2/3 वो जाएगा बी को, और बाकी का जितना पैसा हम लोग उसको नहीं पे कर पाएंगे वो उनको बेयर करना पड़ेगा। एंड लास्ट, इफ स्टिल सरप्लस, सपोज कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी पार्टनर्स लोन पे करने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है, इफ स्टिल सरप्लस केस रिमेन, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब अगर कैपिटल बचता, कैश बचेगा, तो वो कैश पार्टनर्स को एज पर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल में हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर के ऊपर। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइप के सम इसमें आते हैं। बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ 2 हेड्स के सम्स आते हैं, जैसे है एक है सिंपल रेजोल्यूशन और दूसरा है रेजोल्यूशन अंडर द इंसॉल्वेंसी सॉल्यूशंस। इंसॉल्वेंसी सॉल्यूशन के अंदर भी 2 टाइप के सम है, 1 और 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड दूसरा है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो ऐसे 3 टाइप के सम आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सिंपल रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी में 1 और 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट, और थर्ड है मेथड ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो उसमें से हम लोग पहला, आज मैं आपको बताता हूँ सिंपल रेजोल्यूशन के बारे में, कि सिंपल रेजोल्यूशन में हमें कौन से अकाउंट बनाने होंगे और ये अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ जाती है। तो देखो, पहला है सिंपल रेजोल्यूशन व्हेन ऑल पार्टनर। अब सिंपल और इंसॉल्वेंसी में फ़र्क क्या है, तो जब सारे पार्टनर सॉल्वेंट है, सबकी असेट्स लायबिलिटी से ज़्यादा है, तब सॉल्वेंसी में अगर पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो उसको बोलते हैं सिंपल रेजोल्यूशन। लेकिन अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है और बिजनेस को बंद किया जाता है तो उसको बोला जाता है पार्टनर रेजोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पे पहला जो मेथड है वो सिंपल रेजोल्यूशन है, मतलब कि पार्टनर सॉल्वेंट है but still they wants to stop the business. When all partner of the partnership firm are solvent and they decided to dissolve the firm due to the any reason, it called a simple dissolution of partnership firm. Under the simple dissolution of partnership firm, following accounts are to be open in the books of account. यहाँ पे आपको 5 टाइप के अकाउंट्स, मतलब 5 अकाउंट एज पर द क्वेश्चंस आपको होते हैं। नॉर्मली इसमें से 3 जो मैं बताऊँ तो ये कंपलसरी आएंगे ही। एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे हमारा एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में रिवोल्यूशन था, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट होगा। दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा। जैसे हम लोग ने फाइनल अकाउंट में देखा था कि फिक्स कैपिटल मेथड था, तो हम लोग ने कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में ट्रांसफ़र किया था और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से बनाया था। लेकिन यहाँ पे हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, तो इसके बाद हमारी असेट्स लायबिलिटी रहने वाली नहीं है। ड्यू टू दिस हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो अगर इसमें कैपिटल और करंट दोनों दिया है तो हमें सेपरेट दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से वहाँ लिखा है इफ़ कैपिटल मेथड इज़ फिक्स होगा तो ये थर्ड बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, अदरवाइज पार्टनर्स करंट की ज़रूरत नहीं होगी। पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ़ क्वेश्चन में दिया होगा तो, अदरवाइज वो भी नहीं बनेगा। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने बोला कैश और बैंक अकाउंट। जैसे अब तक जो आपने सम मैंने सॉल्व करवाया उसमें हम लोग ने बैलेंस शीट बनाया और बैलेंस शीट टैली हुआ है, लेकिन ये रेजोल्यूशन है तो यहाँ बिजनेस बंद हो रहा है तो बैलेंस शीट नहीं होगा। तो यहाँ आपको सिंपल रेजोल्यूशन में टैली करना होगा कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट आपको लास्ट में टैली करना है। अगर मैं बात करूँ तो 3 तो आपको हो गए ही होंगे सभी क्वेश्चन में, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। बीच में जो थर्ड एंड फोर्थ है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लोग बनाएंगे, अदरवाइज नो रिक्वायर्ड। सो स्टार्ट करते हैं। ये 5 टाइप के आपको मैं बता देता हूँ। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट। वाइल प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट ऑल सन्ड्री असेट्स, सारी की सारी आपकी जो असेट्स हैं एंड ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी, सब की सब हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द असेट्स इनटू कैश। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? तो यहाँ हम लोग हमारी असेट को कैश में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रियलाइज करते हैं। असेट्स आर रियलाइज आर क्रेडिटेड एंड लायबिलिटी आर सेटल आर डेबिटेड टू द अकाउंट। जो असेट्स रियलाइज होती है, जिसका पैसा आता है, वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड जाता है,
और जो हम लोग लायबिलिटीज़ को सेटल करते हैं, पे ऑफ करते हैं, वो जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड। द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट इज टू शो द गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन इफ देयरफॉर नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे इसका मेन रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे रिवोल्यूशन था वैसे यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट है, तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट के जैसा ही है। यहाँ पे भी उनका मेन पर्पस क्या है, टू शो प्रॉफिट और लॉस। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो विल से रियलाइजेशन लॉस। द अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द गेन और लॉस ऑन द रिलेशन टू द पार्टनर्स। यहाँ पे जो जैसे हम लोग ने एडमिशन रिटायरमेंट में किया था वैसे ही जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट आपको दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप लोग ने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में जो किया है सेम लाइक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर अपीयरिंग द बैलेंस शीट should be shown in the credit side debit side of a respective partner's capital account as by the balance brought down, by balance brought down लिखोगे या to balance। अब आप सोचोगे सर बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में तो कभी डेबिट में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे टू बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि शायद अगर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, इसके लिए उन्होंने दोनों दिया है। तो यहाँ पे और दूसरा उसके बाद क्या क्या ट्रांसफर होगा, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम लोग ने फाइनल एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में किया था वही, सारे के सारे रिजर्व हो गए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस होगा, वो सब कुछ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट द बैलेंस रिप्रेजेंट द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर और ड्यू फ्रॉम पार्टनर। लास्ट में जो यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन होगा वो पैसा या तो पार्टनर को ड्यू है तो मतलब उसको लाना पड़ेगा, या ड्यू फ्रॉम पार्टनर होगा तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अभी वो कैसा बैलेंस आएगा उसके हिसाब से। द अकाउंट आर क्लोज आफ्टर द पार्टनर्स रिसीव कैश और पे कैश। यहाँ पे अकाउंट में लास्ट में हमारा जो बैलेंस होगा उसको हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैश और बैंक में। इसके लिए लिखा जाएगा टू कैश और बैंक और बाय कैश और बैंक, यानी जो भी पैसा डिफरेंस होगा वो उस पार्टनर को या तो लाना पड़ेगा कैश में या तो उसको बिजनेस पे करेगा। इसके लिए वो डिफरेंस यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स रिसीव्ड कैश और पे कैश। नेक्स्ट आपको थर्ड अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कैपिटल करंट तभी ये अकाउंट बनने वाला है। तो ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज गिवन। जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारा बनेगा। तब जो मैंने आपको कैपिटल का अकाउंट बोला था अभी जो वो सभी पार्टनर्स करंट में पहले आएगा। तो करंट अकाउंट शो द डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ क्लोजिंग द बैलेंस, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा और बाद में कैपिटल। तो इसी के लिए देखो वहाँ लिखा है कि इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों दिया है तो मैं सिस्टम बोलता हूँ, पहले रियलाइजेशन अकाउंट होगा, उसका बैलेंस जाएगा पार्टनर्स करंट में, पार्टनर्स करंट का बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये अकाउंट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन दिया है तो ये अकाउंट अलग से सेपरेट बनाना पड़ेगा, और लोन है इसके लिए उसका होगा क्रेडिट बैलेंस। तो लिखा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी की सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी आपको रिलेशन में ट्रांसफर करनी है, बट पार्टनर्स लोन को आपको ट्रांसफर नहीं करना है। उसके लिए वहाँ लिखा है हमें सेपरेट अकाउंट आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल अमाउंट आर ओन बाय आउटसाइडर थर्ड पार्टी टू द फर्म, यानी इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और थर्ड पार्टी लायबिलिटी को पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उससे पार्टनर्स लोन पे करेंगे। However, debit balance of partners loan should be debited to partners capital और current account only account directly। लेकिन वहाँ पे बोला है कि डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो अगर नहीं पे हुआ है तो पार्टनर्स लोन के कैपिटल या करंट में हम लोग डायरेक्टली भी डेबिट में डायरेक्टली डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कैश और बैंक अकाउंट, जो लास्ट अकाउंट आपका बनेगा जो हम लोग को टैली करना है। कैश और बैंक अकाउंट is open in the books of the firm. Debit balance of cash or bank account appear in the balance sheet. Asset side should be shown in the cash or bank account debit side to balance brought down.
जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा, तो बैलेंस शीट में जो कैश और बैंक अकाउंट दिया होगा वो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कैश और बैंक के लेजर में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाद में जो भी असेट्स रियलाइज होगा, लायबिलिटी पे ऑफ होगा, उसके बाद अल्टीमेटली जो लास्ट में बैलेंस आएगा यहाँ बैलेंस नहीं होगा, यहाँ टैली हो जाएगा। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ कैश और बैंक अकाउंट, द बैलेंस ऑफ अकाउंट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स। All cash received in process of resolution is debited and all payment made to the firm are credited in the cash और मतलब जो भी पैसा आएगा वो कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, और जो भी हम लोग पे करेंगे क्रेडिट साइड जाएगा, एंड अल्टीमेटली द अकाउंट शुड बी टैली। यहाँ तक आज मैं आपको करवा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए यहाँ तक, और इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज और डाउट प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आपको जो भी टॉपिक का डाउट होगा मैं आपको इजीली आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज जो इससे रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में शेयर करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।